बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में, राना आसफ़ शहज़ाद अली। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हम इश्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लानिंग प्रोजेक्ट। और प्लानिंग प्रोजेक्ट के अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क कि जिसको हम प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट का नाम देते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स को, इनके जितने भी लवाजमात होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। हमारा इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे फोकस करने का, यानी प्लानिंग स्टेज को ज़्यादा तवज्जो देने का मकसद यही है कि इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो बुनियादी रोल होता है वो प्लानिंग का ही होता है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा डिटेल में प्लानिंग के एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके सामने मैंने प्लानिंग स्कोप मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसकी एक डायग्राम दी हुई है, जिसको कि हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट क्या है, इसके कितने एस्पेक्ट हैं और कौन कौन सी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट स्कोप को समझने की ज़रूरत है कि ये क्या चीज़ है। Project scope management. Project scope management is a process that helps in determining, जो मदद करता है इस चीज़ का तयन करने में और डॉक्यूमेंटिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट गोल्स, यानी जितने भी आपने अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए गोल सेलेक्ट किए हुए हैं एंड रिजल्ट्स का तयन किया हुआ है, उनको मालूम करने में और उनकी डॉक्यूमेंटेशन करने में प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट टीम की या प्रोजेक्ट मैनेजर की मदद करती है। टास्क, डिलीवरेबल्स, डेडलाइंस एंड बजट्स एज ए पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। चूँकि ये तमाम एक्टिविटीज़ को जिनको मैंने बताया है, यानी एक प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के, उसको एग्जीक्यूट करने के मकासद क्या हो सकते हैं, उसके अंदर जो मेन टास्क होते हैं जो प्रोजेक्ट को एक अचीवेबल टारगेट की शेप देते हैं, वो डिलीवरेबल्स क्या होंगे जो कि एक्चुअल करने वाले काम के जिनको प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए लाजमी तसव्वुर किया जाता है और जिनको इग्नोर नहीं किया जाता। डेडलाइंस, चूँकि कुछ एस्टिमेट्स होते हैं। हमने लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट कहते ही उसे हैं कि जिसकी एक डेफिनेट स्टार्ट और डेफिनेट एंड हो और मकासद का तयन कर दिया जाए। तो जब आप मकासद का तयन करते हैं तो टाइम पैटर्न को या कॉस्ट बजट को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। एंड बजट्स एज ए पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, it is common for a big project to have a modification along the way। यानी वक्त के साथ साथ अगर आप प्रोजेक्ट को एक चेंजिंग सिनेरियो में मैनेज कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि चूँकि जैसे डायनामिक वे में इन्वायरमेंट में चेंजेस होती है, चाहे वो माइक्रो लेवल का इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो या कंपनी का लाइफ टाइम पैटर्न हो, तो उसमें चेंजेस आती रहती हैं। तो जैसे जैसे चेंजेस आती हैं उन चेंजेस को प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और इस चीज़ से इनकार मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसे ही माहौल या एनवायरनमेंट चेंज होता है तो कंपनीज अपनी स्ट्रेटजीज़ को भी चेंज कर देती हैं। विद द स्कोप इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिफाइंड राइट इन द बिगिनिंग, यानी जब हम एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसके बिल्कुल शुरू में ही हम उस प्रोजेक्ट का स्कोप वाज़े कर देते हैं। अब स्कोप का मतलब ये होता है कि ये जितनी भी हमारी वर्किंग होगी, जितने भी हमारी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ होंगी, इनको इस लाइन से हट के भी कहीं पे अप्लाई किया जा सकता है, यानी इसके यूजेज को, इसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ किया जाता है।
इट बिकम्स मच ईजियर फॉर टीम्स, और जो प्रोजेक्ट टीम काम कर रही होते हैं इसके लिए ये बहुत आसान होता है कि ऐसे काम को या ऐसे प्रोजेक्ट को मैनेज करे एंड मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। और अगर उसकी अटेनमेंट के मतलब जिस वक्त आप किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उसमें उन तब्दीलियों को इनकॉर्पोरेट करवाया जाए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अगर आपके इर्द गिर्द के माहौल में चेंजेस हो रही हैं, वर्किंग पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, उस काम की या उस माहौल के डायमेंशंस के अंदर अगर कोई तब्दीली वाक़ई हो रही है तो हम उन तब्दीलियों को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। A well-defined project scope management helps avoid common issues like, एक अच्छी तैयारशुदा प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट जो होती है उसमें मंदरजा झैल जो कि हम जिक्र करेंगे इन चीज़ों से अवॉइड किया जाता है। यानी इन चीज़ों के बगैर ही स्कोप को अगर बयान किया जाए तो वो एक इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सकती है। नंबर वन, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी आपको इतना एहसास होना चाहिए, आपकी असेसमेंट होनी चाहिए कि आपके रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर चेंजेस आ रही हैं तो वो किस नौइयत की हैं। आपको उससे एस्टिमेट करना आना चाहिए, उसकी फिजिबिलिटी करनी आनी चाहिए। नंबर टू, पाइवोटिंग द प्रोजेक्ट डायरेक्शन व्हेन यू आर ऑलरेडी मिडवे, आप जब आधा काम कर चुके हों तो आपकी उस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है। वापसी का रास्ता नहीं होता लेकिन उसके अंदर चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। नंबर थ्री, रियलाइजिंग दैट द फाइनल आउटकम इज़ नॉट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, और इस चीज़ का आपको रियलाइजेशन भी होनी चाहिए कि हो सकता है कि अगर माहौल में होने वाली तब्दीलियां हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर असरअंदाज होती हैं तो जिन टारगेट्स का तयन हमने प्रोजेक्ट के शुरू में किया था वो चेंज भी हो सकती हैं, उसमें तब्दीली वाकई हो सकती है। गोइंग ओवर द डिस्कस्ड बजट, हमें जो बजट के इश्यूज़ हैं उनको लाजमी तौर पे कंट्रोल करना होता है, और जो हमने इसके लिए कॉन्स्ट्रेंट्स डेवलप कर दी होती हैं उसके तनाजुर में ही अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, और साथ साथ उनकी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी है ताकि आप आउट ऑफ बजट ना हों। और लास्ट है फॉलिंग बिहाइंड द प्रोजेक्ट डेडलाइंस, आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट को विद इन द टाइम पीरियड जो कि आपने जस्टिफाई किया था, फिक्स किया था, उसके अंदर ही अटेन करें। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली उन्हीं तमाम एस्पेक्ट को लिया गया है जो कि मैनेजमेंट से लिए गए हैं। यानी अगर मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा है कि दो चीज़ें एक इसेंस कहलाती हैं, यानी प्रोजेक्ट शुड बी एफिशिएंट एंड प्रोजेक्ट्स शुड बी इफ़ेक्टिव। अगर एफिशिएंसी आपको हासिल हो जाए, इफ़ेक्टिवनेस ना हो तो फिर भी मकसद फ़ौत हो जाता है। और अगर आप समझते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर इफ़ेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी नहीं है, तो फिर भी इसका मतलब ये हुआ कि मीनवाइल दोनों चीज़ों का, यानी आपकी कॉस्ट को भी कंट्रोल में होना चाहिए और प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है वो विद इन द टाइम जो कि आपने पहले से तयशुदा होता है उसके अंदर ही हो। अब हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट स्कोप को डिफाइन कैसे किया जाता है या प्रोजेक्ट स्कोप है क्या। प्रोजेक्ट स्कोप इज़ ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हम ये वजाहत कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट का स्कोप बयान करना प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस का ही एक सब पार्ट होता है। दैट डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिक गोल्स, कि जिसके अंदर हम तयन करते हैं और उनके जो एविडेंसेस होते हैं तैयार करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के मकासद क्या हैं, डिलीवरेबल्स क्या हैं, यानी एक्चुअली जिन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है जो कि प्रोजेक्ट की एसेंस होती हैं, इसके फीचर्स क्या हैं एंड बजट कितना है। चूँकि हमने पहले भी डिस्कशन की है कि बजट के ऊपर गुफ्तगू पहले ही कर ली जाती है। द स्कोप डॉक्यूमेंट डिटेल्स द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, जो स्कोप का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है इसके अंदर उन तमाम एक्टिविटीज़ की या सब एक्टिविटीज़ की वजाहत की जाती है फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से हमकनार कैसे किया जाएगा या कामयाबी से मुकम्मल कैसे किया जाएगा। द स्कोप इज़ डिफाइंड बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। अब स्कोप को वाज़े करने के लिए ये ज़रूरी होगा कि इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए या इसको परफॉर्म करने के लिए जिन जिन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है
या जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उनको पहले से हाईलाइट कर लिया जाए, उनके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए एंड द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन, और ये एस्टिमेट भी लगा लिया जाए कि अगर ये प्रोजेक्ट आप किसी के लिए कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट कस्टमर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है या क्या डिमांड हो सकती हैं। द स्कोप स्टेटमेंट यूजुअली कंटेन्स, ये जो स्कोप स्टेटमेंट होगी अमूमी तौर पे इसमें क्या कुछ शामिल हो सकता है, तो ये स्टूडेंट्स ने चीज़ों को याद रखना है। एक एफिशिएंट या एक कंप्रिहेंसिव जो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट होती है, इसमें इन चीज़ों को लाजमी होना चाहिए। और वो क्या क्या हो सकते हैं करेक्टर्स। नंबर वन, प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन, यानी प्रोजेक्ट की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास आर्गूमेंट्स हों कि ये जो प्रोजेक्ट परफॉर्म किया जा रहा है इसके मकासद क्या हैं। नंबर टू, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स का तयन करना ज़रूरी होता है क्योंकि बिजनेसेस के अंदर जब आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ह्यूज बजट रिक्वायर्ड होता है, ह्यूज एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स का होना एक लाजमी अमर है। नंबर थ्री, प्रोडक्ट स्कोप डिस्क्रिप्शन, यानी अगर आपने प्रोडक्ट का या प्रोजेक्ट का स्कोप बता दिया है तो उसको बयान भी किया जाए, और बयान ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई एम्बिगुटी या क्लैरिटी की कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस डिस्कशन के अंदर या प्रोजेक्ट टीम के अंदर उनके माइंड क्लियर होने चाहिए। नंबर फोर, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। आज अब ये भी देखा जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को जब परफॉर्म करेंगे उसको एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जिसको कि बेंचमार्क कहा जाता है इसके अगेंस्ट चेक करना होता है। तो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, क्या सिर्फ कस्टमर को ही मुतमईन करना काफ़ी होता है, या सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ही होती है, या इसके कुछ और फार बिहाइंड या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या सोल्यूशन भी होते हैं। नंबर फोर फाइव, प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स, इसमें हदबंदियाँ कर दी जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हों तो बेसिकली तो तीन कंस्ट्रेंट्स ज़रूर होते हैं, यानी प्रोजेक्ट टीम के अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका स्किल लेवल क्या है, आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, आप बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, और सबसे बड़ी जो हर्डल होती है, सबसे बड़ी जो कंस्ट्रेंट होती है वो बजट की होती है। तो इन तमाम चीज़ों की वजाहत लाजमी पहले की जाती है। और लास्ट फैक्टर जो कि प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट को अट्रैक्टिव बनाता है वो है प्रोजेक्ट अजम्पशंस, यानी जब हम काम शुरू करते हैं तो कुछ अजम्पशंस या मफरूज़ों का तयन करते हैं। और वैसे भी ये साइंस भी ये कहती है कि जब कोई थिंकिंग डेवलप होती है तो बिहाइंड द सीन एक मफरूज़ा होता है जिसको कि हम टेस्ट करते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस के थ्रू, और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि आया कि वो मफरूज़ा सही साबित हो गया है तो वो प्रिंसिपल बन जाता है, और अगर मफरूज़ा वो गलत साबित हो जाए तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है और नई अजम्पशन बना के उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हैं अनटिल के आप अपने मकासद का तयन कर लें। तो एक कंप्रिहेंसिव और आइडियल प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट जो होती है उसके अंदर इन 6 करैक्टरिस्टिक्स का या इन 6 लवाजमात का होना ज़रूरी है, ताकि प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाला मैनेजर या उसके ऊपर या उसके साथ मिलके कोऑपरेट करने वाली जो प्रोजेक्ट टीम होगी उनको तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैं एक टेम्पलेट रख रहा हूँ कि प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट जो होती है वो किस किस्म की होती है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के अंदर हेडिंग में ये चीज़ बता दी जाती है कि ये प्रोजेक्ट का स्कोप वाज़े करने के लिए स्टेटमेंट बनाई गई है। सबसे पहला जो इसके अंदर कॉलम होता है वो प्रोडक्ट नंबर का होता है या प्रोजेक्ट नंबर का होता है, जिसमें प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र भी होता है और डेट सबमिटेड को भी बताया जाता है या स्टार्टिंग डेट, किस तारीख को ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। फिर इसके बाद प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को बयान किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं या जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या कोई स्टार्टअप बिजनेस है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कौन से वर्किंग प्रोटोकॉल्स आपको परफॉर्म करने हैं, इनका ज़िक्र होगा। इसमें डिलीवरेबल्स के मतलब बताया जाता है। हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ़ किस्म के फेजेज़ में या मुख्तलिफ़ किस्म के डिलीवरेबल्स में तकसीम कर देते हैं और इनकी थोड़ी थोड़ी वजाहत करनी होती है कि ये डिलीवरेबल है क्या और इसको अटेन कैसे किया जा सकता है।
स्टेप 3 पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट टास्क, हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट है डेवलप कर रहे हैं, इसके कितने टास्क हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 3 एंड 4 में इस चीज़ पे डिस्कशन की थी कि प्रोजेक्ट को जब मुकम्मल करना होता है तो हम प्रोजेक्ट को डिफरेंट फेजेस में तकसीम कर देते हैं। पहले तो आप उसको मेन फेज़ के अंदर या मेन टास्क के अंदर डिवाइड करते हैं। फिर ये देखा जाता है कि आया इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ सब टास्क की ज़रूरत है, तो फिर उसको भी आपने क्रिएट करना होता है और हर सब टास्क के साथ आपने माइलस्टोन अटैच करने होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी एक्टिविटी को मुकम्मल करने के लिए जो प्रोमिनेंट रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं या उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको अटेन करना कितना ज़रूरी होता है, तो इसके साथ उनका थोड़ा सा जिक्र कर दिया जाता है। और अगर आपने इस चीज़ का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया हो तो उसका भी जिक्र होगा, चूँकि ये एक रहनुमा डॉक्यूमेंट होता है, ये एक मास्टर शेड्यूल होता है कि जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के पर्सोनल्स का तयन भी करते हैं, वर्क एक्टिविटीज़ को भी बताया जाता है, वर्क एक्टिविटीज़ की वजाहत भी होती है, अगर उनको डीकम्पोज़ करना हो तो डीकम्पोज़ भी कर दिया जाता है और इसी तरह जिन लोगों की ज़िम्मेदारियाँ लगाई जाती हैं इसका तयन भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में होता है। अब स्पेसिफ़िकली उस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट जितने भी आपके टास्क हो सकते हैं उनकी वजाहत होती है और इस तरह वो टास्क अगर डिफरेंट है तो उन टास्क के नेम या नंबर, जैसा कि हमने कोडिंग स्टेज पे देखा था, और उनकी वजाहत की जाती है। तो इस तरह से ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखी है कि जब प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसके अंदर किन किन चीज़ों को शामिल करना ज़रूरी समझा जाता है। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट जो है या प्रोजेक्ट प्लान द प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट की जब प्लानिंग की जाती है, अमूमी तौर पे ये जो आइडिया है ये सेंट्रल टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, यानी इससे पहले 3 एक्टिविटीज़ आपकी मुकम्मल हो चुकी होती हैं। जैसा कि डेवलप द प्रोजेक्ट चार्टर, सबसे पहले प्रोजेक्ट का चार्टर बताया जाता है कि इस काम को करने का मकसद क्या है, इसके अंदर पर्सोनल्स की जो है वो भी इंडिकेशन कर दी जाती है, टाइमिंग पैरामीटर्स की भी इंडिकेशन कर दी जाती है। तो चार्टर के अंदर वो तमाम बुनियादी इमेजिनेशंस जो होती हैं, बुनियादी वर्किंग जो होती है, उसका तयन होता है। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है कि प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे किया जाएगा और जितने भी ऑपरेटिंग पैरामीटर्स होते हैं या वर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनकी वजाहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर की जाती है। और जबकि तीसरे लेवल पे एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन की वजाहत की जाती है और अगर आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट परफॉर्म करने के लिए स्पेशल लोगों पे मुश्तमिल एक प्रोजेक्ट टीम बनाना चाहते हैं तो इसकी भी वजाहत यहाँ पे की जाएगी। जब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है तो आपके जहन में एक आइडिया पैदा होता है कि प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट की जाए। तो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट करने के लिए इसकी स्टेटमेंट डेवलप, यानी इसकी जो एंड प्रोडक्ट होती है वो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट होती है। और इस स्कोप स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपको प्रीलिमिनरली कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसा कि कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स, आपने पहले डेटा कलेक्ट करना है कि आपको किस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्या वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, किस किस्म की स्किल्स की ज़रूरत है, टाइम पैटर्न आपके पास क्या है, बजट पैटर्न आपके पास क्या है, बजटेड कंस्ट्रेंट्स आपके सामने क्या हैं। तो इन चीज़ों को पहले एस्टिमेट किया जाता है। फिर डिफ़ाइन द स्कोप, हमें ये वजाहत करना होती है कि ये जो स्कोप हम इसका बनाएंगे, ये जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, इसकी इम्प्लीकेशन किस किस फील्ड में हो सकती है। और लास्ट, क्रिएट द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, हम अगले हिस्से में लेक्चर नंबर 6A के अंदर, जो कि इसका सेकंड पार्ट है, उसमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अब हम उस अमल की वजाहत करते हैं कि जिसके तहत प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट को आप कंट्रोल करते हैं और इस चीज़ को हम आसानी के लिए प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस का नाम देते हैं। लेट्स डिस्कस द 6 प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग द प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। जब हम प्रोजेक्ट के स्कोप को मैनेज कर रहे होते हैं तो हमें इन 6 चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। सबसे पहले प्लान द स्कोप मैनेजमेंट, यानी स्कोप मैनेजमेंट के लिए आपने जो एक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है
उसका जो ब्लूप्रिंट होगा आपके सामने होना चाहिए, उसका वर्किंग शेड्यूल आपके सामने होना चाहिए। नंबर 2, कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि मैं पहले ही वजाहत कर चुका हूँ कि स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर जब तक आपके पास एक रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, कुछ चीज़ों के वर्किंग पैरामीटर्स ना हों, कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज ना हों, तो उस वक्त तक काम नहीं हो सकता। नंबर 3, डिफाइन द स्कोप। इस अमल में हम स्कोप की वजाहत करेंगे कि स्कोप है क्या, और इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन नीड के मुताबिक और उसकी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी रोशनी में इसको बयान करेंगे कि इसकी इम्प्लीकेशन किस किस फील्ड में हो सकती है। नंबर 4, क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को हम एक सेपरेटली सप्लीमेंट्री लेक्चर के तौर पे आपके सामने पेश करूँगा। तो इसी लेक्चर के साथ अटैच्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 6A मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, वो आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। नंबर 5 जो एक्टिविटी होगी, जो पैरामीटर होगा इस प्रोसेस के अंदर, उसको वैलिडेट स्कोप कहते हैं। यानी जो स्कोप आपने बयान किया है उसकी शहादत आपको मिल जाए, उसकी प्रैक्टिकलिटी का आपको पता चल जाए और उसको प्रैक्टिकली या एक्चुअली किसी फील्ड में अप्लाई किया जा सकता हो। और जबकि जो लास्ट स्टेप है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, वो है कंट्रोल स्कोप। यानी जिस चीज़ की आपने वजाहत कर दी, जिन चीज़ों को कंट्रोल करने का तरीक़ेकार बता दिया, उसको आपने कंट्रोल कैसे करना है इसकी भी वजाहत होनी चाहिए। और अगर स्पेसिफ़िक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, तो उसकी वजाहत भी इस स्टेज पे कर दी जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन इन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर अपना एक्टिव रोल प्ले करते हैं। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस में जो सबसे पहला फेज़ होता है या सबसे पहला फैक्टर जो होता है, उसे हम प्लानिंग द स्कोप मैनेजमेंट कहते हैं। यानी ज़ाहिर सी बात है, मैनेजमेंट यही बताती है कि जब भी बिज़नेस के अंदर कोई एक्टिविटी स्टार्ट की जाती है तो उससे पहले एक इफ़ेक्टिव कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की जाती है, जिसमें उस प्रोजेक्ट के या उस प्रोडक्ट के तमाम रिक्वायर्ड या रेलिवेंट पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाता है। In the first process in project scope management, you create a scope plan। यानी जब आप किसी प्रोडक्ट पे या प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करते हैं तो पहले ही मरहले के ऊपर आप उसकी एक प्लान डॉक्यूमेंट या प्लान स्टेटमेंट तैयार करते हैं, दैट यू कैन रेफर टू द लेटर स्टेज, जिसकी वजाहत हम अगले आने वाले टाइम के अंदर भी करेंगे। लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले भी बता दिया है कि स्कोप मैनेजमेंट जो है बेसिकली इस चीज़ की इम्प्लीकेशन होती है कि इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे, इसकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स होंगी, इसको किस किस फील्ड में और किस लेवल पे अप्लाई किया जा सकता है। द डॉक्यूमेंट मेनली हेल्प्स इन डिफाइनिंग। ये जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है, बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स की मदद करती है इस चीज़ को बयान करने में, मैनेजिंग उसको मैनेज करने में, वैलिडेटिंग या उसको काबिल अमल बनाने में, एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट स्कोप या उसका जो स्कोप है जिसको आपने वर्किंग या कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने होते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को बनाने में मदद करती हैं। इट इंक्लूड्स, और नॉर्मली स्कोप मैनेजमेंट की प्लानिंग के अंदर ये एक्टिविटीज़ शामिल होंगी। पहले नंबर 1 है डिटेल्ड प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। यानी मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर बुनियादी तौर पे जो एक एक्टिव स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसके अंदर उन तमाम पैरामीटर्स की वजाहत होती है, उसको प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट कहा जाता है। ब्रेक डाउन ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़ाहिर सी बात है कि उसका इस्तेमाल या उसकी इम्प्लीकेशन किसी एक ही जगह पे नहीं होती, तो उसको भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में सब डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 3, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। आपने ये अंदाज़ा भी इसमें लगाना होता है, इस चीज़ की वजाहत करनी होती है कि हमारे डिलीवरेबल्स क्या होंगे। बेसिकली वो एक्टिव आपकी वर्किंग होती है जो कि आपने अपने कस्टमर यानी प्रोजेक्ट कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग को देखते हुए, उसकी प्रेफरेंसेस को देखते हुए उसका तयन करना होता है। नंबर 4 चीज़ जो कि ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या स्कोप स्टेटमेंट के अंदर होगी, वो है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। नंबर 4 है चेंज कंट्रोल प्रोसेस। अगर किसी किस्म की, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आ रही है या कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आ रही है, तो उसको भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है
और इसकी तौजीह भी देनी होगी। लास्ट चीज़ जो कि इस स्टेटमेंट का हिस्सा हो सकती है, द डॉक्यूमेंट्स डज नॉट हैव टू बी वेरी डिटेल्ड। ये डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता, ये एक सरसरी सा जायज़ा या सरसरी सी डिस्क्रिप्शन होती है। इट जस्ट हैज़ टू फिट द पर्पस, जस्ट इसके अंदर इसका पर्पस बयान करना होता है कि हमने ये जो चीज़ बनाई है या इस वर्किंग प्रोसीजर्स को अप्लाई किया है वो क्यों किया है। You can also use a previous project scope management plan as a reference for this। अगर इसी किस्म का प्रोजेक्ट आप पहले भी मुकम्मल कर चुके हैं तो उसके जो एविडेंट डॉक्यूमेंट आपने बनाए होंगे उन डॉक्यूमेंट को अभी भी आप अपने वर्किंग डॉक्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी स्टेज जो कि प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस की जस्टिफिकेशन देती है और वो है कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा कलेक्ट करना होता है ये आपके पास सपोर्टिंग एविडेंसेस होते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसकी इम्प्लीकेशन या यूज़र्स किस किस फील्ड में हो सकती हैं, आया कि ये कस्टमर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज़ हैं उसके तहत परफॉर्म कर रही हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू वर्क आउट स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट। स्टेक होल्डर उन लोगों को कहा जाता है कि जिनके इंटरेस्ट किसी न किसी सूरत में उस बिज़नेस के साथ या उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं। यू विल बी रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट ऑल द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। आपके लिए ज़रूरी होगा कि जितनी भी चीज़ें वर्किंग पैरामीटर्स या ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ एक प्रोजेक्ट से रेलेवेंट हो सकती हैं उनको एक डॉक्यूमेंट के ऊपर नोट कर लिया जाता है। एक्सपेक्टेशन का जिक्र होता है, बजट के कॉन्स्टेंट्स को मद्देनज़र रखना होता है एंड डिलीवरेबल्स थ्रू इंटरव्यूज़। और जब ये डेटा कलेक्ट किया जाता है, लोगों की राय जानी जाती है, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा सकते हैं। सर्वे से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है यानी क्वेश्चनेयर डिज़ाइन किए जाते हैं और लोगों को वो सवालनामे भेजे जाते हैं और उन सवालनामों से ही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उनसे निकलवाई जाती है। या फिर फोकस ग्रुप्स होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोगों पे मुश्तमिल एक ग्रुप जो कुछ चीज़ों को मुकम्मल उसकी हाव नाव को समझता है, उसकी डिटेल मुहैया कर सकता है। प्रोजेक्ट को प्रोसेस के अंदर जैसा कि हम दूसरी इसकी जो पैरामीटर उसको लेके चल रहे हैं तो उसी को मज़ीद देखते हैं। दिस इज़ अ रादर इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज ये बहुत ही अहम स्टेप है। वजह इसकी ये है बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट स्टेक होल्डर्स कैन हैव अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट आर एक्सपेक्टेशंस एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर वुड हैव रिक्वायर्ड टू स्टेप्स इन टू फाइंड ए सोल्यूशन। यानी बाज़ औक़ात जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो किसी भी चीज़ से जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा लगा लेते हैं या उनको इतनी सेंस नहीं होती या चीज़ों को अच्छे से एस्टिमेट नहीं कर पाते। तो प्रोजेक्ट मैनेजर अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज की रोशनी में उनकी ये तसहीह करवाता है और उनको ऐसे एस्टिमेट बनवाता है या एक्सपेक्टेशंस बनवाता है जो मार्केट के अंदर अटेनेबल हों। यानी आप अपने प्रोफेशनल या हकीकी जो एनवायरनमेंट होता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। फ्रॉम अवॉइडिंग द प्रोजेक्ट डिलीज, और इसकी मदद से आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आप प्रोजेक्ट के अंदर जो गैर ज़रूरी डिले होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो भी किसी न किसी सूरत में इस चीज़ के ऊपर असरअंदाज होता है। एट द एंड ऑफ कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट, जब आप रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, यू शुड हैव द फॉलोइंग। तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, मसलन फंक्शंस एज वेल एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आपने इन चीज़ों को बताना है कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने एक्टिवली परफॉर्म करना है और कौन सी ऐसी होंगी जो कि सपोर्टिंग इन नेचर होती हैं। नंबर टू, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, यानी जितने भी लोग जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं उनके इंटरेस्ट यानी कस्टमर का इंटरेस्ट जो है वो एक इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट के साथ हो सकता है, लेकिन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेक है वो मुआवजे की सूरत में हो सकता है। कुछ लोग जो प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा होते हैं उनका जो स्टेक है वो लर्निंग का हो सकता है। तो डिपेंड करता है बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसका तयन भी किया जाता है इसके अंदर। स्पोर्ट एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, ये बड़ी अहम चीज़ है कि अगर आप ये देखते हैं कि लोगों को इस चीज़ की सेंस डेवलप नहीं हो रही तो फिर आप उनके लिए ट्रेनिंग का एहतमाम करते हैं ताकि तमाम सिनेरियो को उनके सामने बयान किया जा सके। और लास्ट है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कि स्पेसिफिकली
प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, उनकी वजाहत कर दी जाती है। इन्हीं तमाम चीज़ों को यानी कलेक्टिंग द स्कोप रिक्वायरमेंट थ्रू हम ये जो स्कोप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वर्किंग पैरामीटर्स जो होते हैं, जो मतलब मालूमात होती हैं, उनको मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं कि जिनको प्राइमरी डेटा सोर्सेज या सेकेंडरी डेटा सोर्सेज का नाम दिया जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट जो हैं कौन से ऐसे हैं या कौन सी ऐसी टेक्निक है जो मालूमात को गैदर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चनियर, जिसका ज़िक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। एक सवालनामा होता है, तो यहाँ से उस चीज़ से रेलेवेंट लोगों से मुख्तलिफ आंसर्स निकलवाए जाते हैं ताकि कंपनी के डिसीजन मेकर्स को एक मुतफ़िक़ा राय में पहुँचने में मदद मिले। दूसरी चीज़ होती है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप किसी चीज़ का वो पहला मॉडल होता है कि जिसके ऊपर प्रैक्टिकली आप तजर्बा करते हैं और उसके नतायज जो कि प्रेडिक्ट किए होते हैं वो जांचने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, ग्रुप एक्टिविटीज़। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ से भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, यानी लोग एक जगहों पे बैठे हुए लोगों से किसी चीज़ के मतलब राय लेके भी उनकी एवरेज थिंकिंग का पता चला सकते हैं। फिर लोगों के इंटरव्यू किए जा सकते हैं। इंटरव्यू मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं, जिसमें पैनल इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू, वन टू वन इंटरव्यू, इंटरव्यू ऑन द सर्वे, इंटरव्यू ऑन द टेलीफोन लाइन या इंटरनेट बेस्ड इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं। देन यूज़र ऑब्जर्वेशन, यानी वो जो प्रोडक्ट के यूज़र हैं या प्रोजेक्ट के यूज़र हैं, उनकी जो मालूमात होती हैं, उनकी जो रिसर्च फाइंडिंग होती हैं या उनके जो मुशाहदात होते हैं, उनसे भी डेटा निकलवाया जाता है। और लास्ट होता है वर्कशॉप्स। अगर ट्रेनिंग देनी हो, आइडिया जनरेशन या आइडिया बिल्डिंग करनी हो, तो लोगों को पहले रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनको पता चल जाए कि ये चीज़ है क्या। थर्ड फैक्टर जो कि इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में अपना बुनियादी रोल प्ले करता है, वो होता है डिफाइनिंग द स्कोप। यानी जितना स्कोप को वाज़ेह बयान कर दिया जाएगा, टीम के मेंबर्स या टीम के वर्कर्स उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो उनको उनके टास्क का पता चल जाएगा, उन बाउंड्रीज़ का पता चल जाएगा कि जहाँ तक वो जाके काम परफॉर्म कर सकते हैं। At this step, you need to turn your requirement into a well-detailed description of the service or product। यानी पहली स्टेज पे आपके लिए ज़रूरी होता है कि अगर आप टेंजिबल नैयत का प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी भी चीज़ें बयान कर दी जाएँ, और अगर सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट है तो उसके बिलवाजमत का तज़किरा कर दिया जाए। दैट यू आर ट्राइंग टू डिलीवर थ्रू द प्रोजेक्ट, यानी ये वो चीज़ें होती हैं, आपकी ऑफरिंग होती है जो आप अपने कस्टमर को दे रहे होते हैं। यू विल देन हैव ए प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट दैट यू कैन देन रेफर टू थ्रू आउट द योर प्रोजेक्ट। यानी जब आप एक प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, तो हर फेज़ के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर आपने चूँकि इसका एक टाइमलाइन शेड्यूल भी बना लिया जाता है, तो उससे आप मदद लेते हैं, जिससे आपको समझने में और विद इन द बजट, विद इन द टाइम इसकी एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करने में मदद मिलती है। वाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिस्ट व्हाट इज़ इन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, और ये चीज़ को समझना, जानना ज़रूरी है कि मैक्सिमम कितनी चीज़ें प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के अंदर हो सकती हैं। इट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन व्हाट इज़ आउट ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप। यानी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब भी हम इस चीज़ पे गौर करें कि प्रोजेक्ट तो हमने परफॉर्म कर लिया, इसकी प्रोडक्टिविटी या एंड रिज़ल्ट हमारे लिए क्या हो सकता है। एनी काइंड ऑफ इंक्लूजन्स, किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ें जो कि आप स्कोप के अंदर शामिल करते हैं, तो स्कोप वुड देन हैव टू गो थ्रू द एंटायर चेंज कंट्रोल प्रोसेस। यानी जिन चीज़ों को विद द पैसेज ऑफ डिलीवरी आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उनको आपने अपने वर्किंग का जो शेड्यूल होता है, जो सीक्वेंस्ड होता है, उसमें शामिल करना होता है। विद अ डिफाइंड स्कोप, जब आपके सामने चीज़ों की मुकम्मल वजाहत हो जाती है, यू गेट ए रेफरेंस पॉइंट फॉर योर प्रोजेक्ट टीम, तो आपके पास अपनी टीम के साथ डिस्कशन करने के लिए, हवाला देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बन जाता है। एंड एनी वन एल्स इन्वॉल्व, या किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के अंदर या परफॉर्मेंस के अंदर किसी ना किसी सूरत में अपना रोल रखता है। इन केस देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द स्कोप, यानी ये पहलू भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ ऐसी जिसको आप पहले एस्टिमेट नहीं कर सके या अपनी मैनेजमेंट फंक्शन के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर सके,
इट डज़ नॉट नीड टू बी completed बाय द टीम, और ये ज़रूरी नहीं होता कि इस तमाम अमल की वजाहत मैनेजमेंट टीम ही करे, चूँकि जो मैनेजमेंट टीम का सरबराह होता है यानी प्रोजेक्ट मैनेजर, वो एक एक्सपीरियंस शख्स होता है। वो लोगों की राय के साथ उसको मैच करना जानता है और लोगों से वो काम लेना जानता है, जो कि उस प्रोजेक्ट या उस प्रोडक्ट की लॉन्च के मतलब अगर फ़ैसला हो या बनाने के मतलब हो या सर्विस प्रोवाइड करने के मतलब हो, तो बेहतरीन चीज़ें आपके सामने आ सकें। नंबर 4 वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है एक डॉक्यूमेंट होता है दैट ब्रेक्स डाउन ऑल द वर्क विच नीड टू बी डन इन प्रोजेक्ट, यानी एक प्रोजेक्ट से रेलिवेंट जितने भी मेन टास्क होते हैं उनकी वजाहत करता है। उनको अगर मज़ीद सब टास्क में तकसीम करना हो काम की कम्प्लेक्सिटी देखते हुए, वर्कलोड देखते हुए, तो आप उसकी भी वजाहत करते हैं। एंड देन असाइन ऑल द टास्क टू द टीम मेंबर्स, और जब आपने मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स बना दिए तो फिर आपने उसको मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स के अंदर तकसीम करना है। इट लिस्ट द डिलीवरेबल्स दैट नीडेड टू बी completed, इसके अंदर उन तमाम डिलीवरेबल्स का भी जिक्र होता है कि जिसको कंपनी ने या उस बिज़नेस ने या उस प्रोजेक्ट टीम ने कंप्लीट करना होता है। एंड देयर रिस्पेक्टिव डेडलाइंस एज वेल, और इसमें ये भी तयन कर दिया जाता है कि इसके लिए हर्डल्स क्या हैं, इसकी बाइंडिंग्स क्या हैं, और कम से कम जो है इसको मुकम्मल करने का टाइम पीरियड या बजट क्या है। यू कैन यूज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जबकि हम प्रोजेक्ट का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर से भी मदद लेते हैं कि जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस वक्त मार्केट में 2019 का वर्जन भी इंट्रोड्यूस हो गया हुआ है, लेकिन जामियत के एतबार से और फंक्शनैलिटीज़ के एतबार से जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है 2016, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। which will make it easier to track the entire progress of the project। इसकी मदद से आपको पता चलता है कि पूरे प्रोजेक्ट की वर्किंग कैसे रही है, इसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके अंदर रोड ब्लॉक्स कैसे आए यानी रुकावटें किसी किस्म की आईं, और उन रुकावटों को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रख रहा हूँ कि जिसके अंदर हम एक घर बनाना चाहते हैं, और घर बनाने से रेलेवेंट जितनी भी अहम एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी भी वजाहत करेंगे, और एक एक एक्टिविटी यानी मेन एक्टिविटी को पूरा करने के लिए अगर आपको सब टास्क की ज़रूरत पड़े तो वो भी इसमें बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, ये आपका एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को हम पॉसिबली 5 मेन फेजेस में तकसीम करते हैं। पहला फ़ेज़ डिज़ाइन का है, दूसरा फ़ेज़ आपके पास प्रोक्योरमेंट यानी अरेंजमेंट करने का नाम है, चीज़ों को परचेज़ करने का फ़ेज़ है। नंबर 3 कंस्ट्रक्शन, यानी ये प्रैक्टिकल वर्क है, जो मेसनरी वर्क जो कि मिस्त्री वगैरह या कंस्ट्रक्टर काम परफॉर्म करते हैं, ये वो फ़ेज़ है। नंबर 4 पे इंस्पेक्शन होगी, जब काम मुकम्मल होता है तो उसको चेक किया जाता है, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, और अगर वो चीज़ फ़िट फॉर द पर्पज़ हो और तमाम क्वालिटी इश्यूज़ प्रूव हो रहे हों तो हम उसकी इंस्पेक्शन को सही करार देते हैं और उसको कमर्शियली लॉन्च कर दिया जाता है, कस्टमर की तरफ सेंड कर दिया जाता है, वहाँ से फिर नई डिमांड क्रिएशन हो सकती है। तो मेन फेजेस को तो हमने कोड दिए हैं 1 2 3 4 एंड 5, जबकि ईच फेज़ को सब डिवाइड किया गया है 1 2 या 3 एक्टिविटीज़ के अंदर, और उनको जो आपने कोड हैं वो उसी मुनासबत से दिए हैं। यानी अगर कोई एक्टिविटी या सब एक्टिविटी पहले फेज़ के साथ रिलेट करती है तो उसका जो कोड बनाया जाएगा वो मेन कोड का हवाला देने के बाद इस जो टास्क है इसका हवाला सा लगा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है डिज़ाइन 1 है, जबकि परमिट्स को हमने 1.1 कहा है, और इसी तरह एक और एक्टिविटी है जिसके साथ जुड़ी है वो है 1.2 यानी ड्राइंग। आप जब घर भी बनाते हैं तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसका एक नक्शा बनाएं ताकि चीज़ों को समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो इस तरह से परचेजिंग स्टेज को भी हमने अलहदा से इसको तकसीम किया हुआ है, और इसके अंडर जितनी भी सब एक्टिविटीज़ आती हैं उसका नंबर पहला वही होगा जो कि मेन एक्टिविटी का मेन नंबर होता है। तो इस तरह से इन तमाम के तमाम फेजेस को मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क या सब टास्क के अंदर तकसीम कर दिया गया है। ये एक डिटेल्ड ओवरव्यू
एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर के जिसके अंदर जिम्मेदारियों का तयन हो जाए, काम का शेड्यूल बन जाए, टाइमिंग पैरामीटर्स को क्लियर कर दिया जाए, उसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है, इसको जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कुछ रहनुमा उसूलों को या इंस्ट्रक्शंस को हमें मद्देनज़र रखना होगा। यानी ये जो हायरार्किकल ब्रेकडाउन और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करता है कि जब हम ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपने इस तमाम काम को 5 या 6 लेवल्स में तकसीम करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक शेड्यूल बना रहा हूँ, वो वर्किंग या ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ बयान कर रहा हूँ कि हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू डेवलप दी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर अ मीडियम साइज्ड कंपनी। पहला कॉलम जो है आपका इसमें लेवल लिखा हुआ है, जिसमें इसमें 1 से लेके 5 तक लेवल बयान किए हुए हैं। दूसरा जो आपके पास हेडिंग है वो हायरार्किकल ब्रेकडाउन है, यानी तरतीब से आपने चीज़ों को तकसीम किया हुआ। सबसे पहले आपने बताया है कि ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए आपने डिलीवरेबल्स की वजाहत करनी होती हैं कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए कौन कौन सी लाजमी चीज़ें होंगी कि जिनके ऊपर वर्क परफॉर्म करना होगा। नंबर 3 सब डिलीवरेबल्स, यानी अगर कोई टास्क है और उसको मुकम्मल करने के लिए हमें फ़र्दर 3-4 एक्टिविटीज़ की या टास्क को कंप्लीट करने की ज़रूरत है तो उसका तयन किया जाता है। लोएस्ट सब डिलीवरेबल, अच्छा फिर हमने यहाँ पे जब डिलीवरेबल्स का बता दिया या सब डिलीवरेबल्स का बता दिया तो फिर उसमें ये भी तयन करना है कि लोएस्ट सब्सिडी सब डिलीवरेबल्स क्या हो सकते हैं, यानी कम से कम जिनको आपने अटेन करना होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको पेंडिंग कर दिया जाता है। फिर पांचवा लेवल जो है ये कॉस्ट का और वर्क पैकेज का होता है कि आपने चीज़ों के ऊपर कॉस्ट कितनी लगानी है, किस हद तक आपके पास कैपिटल इंटेंसिटी या कैपिटल की अवेलेबिलिटी मौजूद है। और इसी तरह फिर हम ये बताएंगे कि वर्क पैकेज कैसे बनेगा, कि हु विल परफॉर्म व्हाट काइंड ऑफ वर्क, कि कौन सा शख्स किस किस्म का काम करेगा कि जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करे, उसके एक्सपीरियंस को सूट करे। तो ये जो लेवल्स हैं कि जिसको हमने हायरार्किकल ओवरव्यू के अंदर ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को एक डिटेल में डिस्कस करके बता दिया कि ये किस किस्म का हो सकता है। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के अंदर जो हमारा पांचवा फेज़ है वो है वैलिडेटिंग द स्कोप। वैलिडेट कहते हैं किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना और बताना, और एक क्लेम तैयार करना कि हमने जिस एंगल से इस चीज़ को तैयार किया है ये फिट फॉर द पर्पस है। इन दिस स्टेप द स्कोप एंड द डिलीवरेबल्स दैट यू हैव रिकॉर्डेड, यानी इसके अंदर आप ये बताते हैं कि जो स्कोप आपने बनाया है या मेन फेजेस की एक्टिविटीज़ आपने डिसाइड की हैं उनको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। टू बी सेंड टू द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव्स, ताकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव्स को भेजा जाए, इसकी मंजूरी ली जाए, उस वर्किंग की रिपोर्ट दी जाए, एंड स्टेक होल्डर टू गेट द नेसेसरी अप्रूवल्स, ताकि जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत या कुछ चीज़ों के इजाज़तनामे रिक्वायर्ड होते हैं वो रिक्वायर्ड कंपिटेंट अथॉरिटी से ले लिया जाए। स्कोप वैलिडेशन नीड्स टू बी डन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। स्कोप की जो वैलिडेशन होती है यानी इसकी फिजिबिलिटी जो होती है हमेशा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ली जाती है, टू इंश्योर, ताकि इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए दैट इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट हमसे कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, गलत इसीलिए हो सकती हैं ना कि हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट के अंदर नए हों, पहले ये वर्क परफॉर्म ना किया हो, तो इस सूरत में जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिसीजंस जो होते हैं उसके अंदर काफ़ी आपको एफर्ट करना पड़ती है। इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग देन इट इज़ ईजी टू फाइंड वेयर इट वेंट रॉन्ग, यानी कंट्रोल प्रोसेस की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जब चीज़ों को साथ साथ आप हैंडल करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो चीज़ कहाँ पे ख़राब होना शुरू हुई, और अगर पॉसिबल हो सके तो उसको वहीं पे सही किया जाता है। और लास्ट प्रोसेस या लास्ट हमारा आज के टॉपिक का जो इशू है वो है कंट्रोलिंग स्कोप, यानी जब आपने स्कोप को बना लिया, उसकी स्टेटमेंट बना दी, उसको वैलिडेट कर दिया, तो ये कैसे मुमकिन है कि उसको कंट्रोल ना किया जाए। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी जो आखिरी आखिरी फंक्शन होता है वो कंट्रोलिंग का होता है कि जिस एवरेज माइंड को मद्देनज़र रखते हुए आपने चीज़ बनाई होती है आप उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू इंश्योर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए या मैनेजर के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाए दैट एज द प्रोजेक्ट बिगिंस, जैसे ही एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है,
इट ऑलवेज स्टेज विद इन द डिफाइंड स्कोप। हमेशा आपने जो एक वर्किंग टूल या एक रहनुमा स्टेटमेंट तैयार की होती है कि जिसको हम स्कोप स्टेटमेंट कहते हैं, उसकी रोशनी में ही चीज़ों को चलाया जाए और जहाँ पे चीज़ें उस पैरामीटर से बाहर जाएं तो वहीं पे इसको पॉइंट आउट कर दिया जाए। इन केस देयर आर सम थिंग्स दैट नीड टू चेंज, यानी हम समझते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी नॉर्म्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको चेंज करने की ज़रूरत है अगर आप प्रोजेक्ट्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं और जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं उनको अटेन करना चाहते हैं। इन केस देर आर समथिंग दैट नीडेड टू बी चेंज, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको रिप्लेस करने की, जिनको चेंज करने की ज़रूरत है या जिनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, देन द प्रॉपर चेंज कंट्रोल प्रोसेस शुड बी फॉलोड। तो आपको जो मुसलमा तौर पे, बैनुल अक़वामी तौर पे जो चेंज कंट्रोल प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसको बरोएकार लाना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि आप अपनी मर्ज़ी की जो चेंजेस हैं वो सिस्टम के अंदर, उस निज़ाम के अंदर कर सकें और इफ़ेक्टिवली अपने प्रोजेक्ट्स को आप हैंडल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमने बड़ा डिटेल्ड स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर रखा था, उसका टाइम ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, यानी इसके साथ ही जुड़ा हुआ फर्दर लेक्चर नंबर 6A आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।